जय हिंद मित्रों। तो रिसेंटली आपने न्यूज में जरूर सुना होगा कि श्रीलंका में ब्लैकआउट हो गया है। श्रीलंका की कंडीशंस, इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में आप सुन रहे होंगे, उसके बारे में भी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और ब्लैकआउट क्या होता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। किसी कंट्री के लिए कितनी बड़ी दिक्कत होती है ब्लैकआउट होना। सारी जो फैक्ट्रियां हैं, सारी जो इलेक्ट्रिक गतिविधियां हैं, सब बंद हो जाती हैं। कहा जा रहा है कि स्ट्रीट लाइट भी इन लोगों ने बंद कर दी है 13 घंटे के लिए। इनके पास इतना पैसा नहीं है या क्या कंडीशंस हो रही हैं जिसके कारण ब्लैकआउट हो रहा है, चलिए इस लेक्चर में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपने ये न्यूज जरूर देखी होगी, हिंदुस्तान टाइम्स की जो न्यूज है कि श्रीलंका रन्स आउट ऑफ डीजल, फेस लॉन्गेस्ट एवर ब्लैकआउट। ठीक है, कहने की बात वही है कि यहाँ इन पे डीजल भी नहीं है जिससे ये बिजली बना सकें। ये बिजली खरीदते थे तो खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है, तो ये ब्लैकआउट हो रहे हैं 13-13 घंटे के लिए। ये सारी गतिविधियां बंद कर रहे हैं, जो बिजली से चलती थी सारी गतिविधियां बंद कर रहे हैं। अगर हम यहां देखें तो हम इसकी हिस्ट्री में इस लेक्चर में जाएंगे कि हिस्ट्री क्या बोल रही है, कैसे श्रीलंका इतने बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस में फंस गया कि वो एक बिजली जैसी छोटी चीज खरीदने में भी दिक्कत पैदा कर रहा है। चलिए देखते हैं। और वही बात यहां पर भी दिखाई जा रही है कि 13 घंटे का ब्लैकआउट हुआ है। हॉस्पिटल में सर्जरी स्टॉप हो गई है क्योंकि आपके पास अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो आप सोच सकते हैं कि सारी चीजें लगभग ठप हो जाएंगी। हॉस्पिटल्स में जो ऑपरेशंस हो रहे हैं वहां लाइट नहीं होगी, जो आपकी कारखाने चल रहे हैं वहां लाइट की जरूरत होती है, ट्रेन चल रही है वहां लाइट की जरूरत होती है। सारी कंडीशंस में आज हम घर में भी बैठे हैं तो हमें लाइट की जरूरत होती है। तो 13 घंटे वहां पर ब्लैकआउट हुआ पूरी कंट्री में। आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना बड़ा क्राइसिस है। हम अगर बात करें ब्लैकआउट की तो भारत देश में अभी तक ब्लैकआउट नहीं देखा गया है। ब्लैकआउट पहली बात दो तरीके का होता है। ब्लैकआउट एक होता है आपका प्राकृतिक घटनाओं के कारण, जो नेचुरल चीजें होती हैं या फिर बाढ़ आ रही है, सुनामी आ रही है, तो सारी बड़ी बड़ी लाइनें जो होती हैं वो गिर जाती हैं, सारे बड़े बड़े टावर गिर जाते हैं, तो ब्लैकआउट की स्थिति आ जाती है। और दूसरी कंडीशन जब होती है जब कोई कंट्री के जो टरबाइन होते हैं जिनसे बिजली बनती है वो रुक जाएं, या फिर वो अगर बाहर से बिजली खरीदते तो उनके पास पैसा ना बचे। तो इन दो कंडीशंस में किसी कंट्री में ब्लैकआउट होता है। हम देखते हैं श्रीलंका की इकोनॉमिक कंडीशंस के कारण यहां पर ब्लैकआउट हुआ है। पहली बात वही है कि इकोनॉमी इतनी ज्यादा गिर गई है कि ये पैसे नहीं पे कर सकते। आजकल आपने देखा होगा न्यूज में कि यहां पर 400 रुपए का दूध का पैकेट मिल रहा है। 1 लीटर दूध की कीमत 400 से 600 रुपए तक है। वहीं ब्रेड की कीमत 1000 रुपए तक है। भाई ये क्या कंडीशन हो रखी है, ये हुआ क्यों, ये सारी चीजें हम इस लेक्चर में जानेंगे। हम हिस्ट्री पे बात करते हैं। हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो 2009 में जब यहां पर वॉर चल रही थी, एक सिविल वॉर की बात यहां पर चल रही थी, सिविल वॉर हो रही थी। अगर आप इस पे कोई लेक्चर चाहते हैं तो मैं सिविल वॉर पे जरूर लेक्चर बनाऊंगा, श्रीलंकन सिविल वॉर पे, कि क्या क्या हुआ था, कैसे श्रीलंकन सिविल वॉर खत्म हुई, सारी चीजें मैं आपको इसमें बता सकता हूं। अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। तो वॉर जो यहां पर सिविल वॉर चल रही थी वो खत्म हुई 2009 में। 2009 में खत्म होने के बाद यहां पर जो प्रेसिडेंट बने वो कौन थे? महिंद्रा राजपक्षे। तो इनके पास ऐसा था कि भैया एक कंट्री वॉर से उभरी हुई है तो क्या वह डेवलप कर सकती है, क्या उसमें डेवलपमेंट हो सकता है, ये सारी कंडीशंस इनके आगे थी। अपने नागरिकों को संभालना, सेनाओं को एकत्रित करना, और जो वॉर से उभरा हुआ देश होता है जैसे कि हम भारत में देख चुके हैं 1947 में, बहुत सारी इकोनॉमिक्स कंडीशंस आती हैं जिससे देश के नागरिकों को, नेताओं को, सबको इन चीजों को फेस करना पड़ता है। वही कंडीशन हमें यहां देखने मिली। लेकिन एक गजब की बात यह है कि 2009 से 2012 तक जो श्रीलंकन जीडीपी थी वो 8 to 9% ग्रो कर रही थी। तो भैया ऐसा क्या हुआ कि बाद में इतना बड़ा क्राइसिस आ गया? तो अब क्या हुआ, 2013 के बाद से जो इनकी जीडीपी ग्रो कर रही थी वो कितना परसेंट हो गया? 8 से 9% का हाफ हो गया, 3 to 4% ही ग्रो करी। ठीक है, जैसे ये होने लग गया, ऐसा क्यों होने लग गया? क्योंकि कंडीशंस इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कंट्री में कि ना यहां पर कोई बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही थी, बड़ी बड़ी कंपनियों को आकर्षित करने में ये फेल रहे पूरी तरीके से, और कुछ टाइम तक इनकी जो ग्रोथ रही वो कृषि के दम पर रही। तो वहीं कृषि में गिरावट आई, उत्पादन में गिरावट आई, यहाँ पे टूरिज्म नहीं हुआ, तो ये ग्रोथ धीरे धीरे कम होती चली गई। तो उस ग्रोथ को कम होते देख ये महिंद्रा राजपक्षे जी पहुंचे आईएमएफ के पास। आईएमएफ ने इनको लोन दिया 2.6 बिलियन का। ठीक है, 2.6 बिलियन का दिया और इन्होंने बोला जो फिजिकल डेफिसिट होने वाला है आपका, फिजिकल डेफिसिट वो यहां पर होगा जीडीपी का 5%, क्योंकि आईएमएफ अगर लोन देती है
तो वो कंडीशंस के आधार पर देती है। पाकिस्तान को भी आईएमएफ ने लोन दे रखा है। कंडीशंस कैसी होती हैं? कंडीशंस होती हैं कि उनके अनुसार आपको टैक्स पॉलिसी बनानी पड़ेगी, ठीक है, कितना टैक्स लेना है, टैक्स की दर क्या होगी, आईएमएफ डिसाइड करेगा। एडमिनिस्ट्रेशन में इंप्रूवमेंट कैसे करना है, ये आईएमएफ डिसाइड करेगा। और कॉम्पिटिटिवनेस, वर्ल्ड में जो है कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाना है, कैसे कॉम्पिटिटिवनेस, आप आपके प्रोडक्ट को ज्यादा अच्छे से बेच सकते हैं, ज्यादा प्राइस पर बेच सकते हैं, ये सब कौन राय देगा या डिसाइड करेगा? आईएमएफ डिसाइड करेगा, और आप उससे लोन ले रहे हैं। तो भैया महिंद्रा राजपक्षे ने 2013-14 में तो महिंद्रा राजपक्षे ने लोन लिया 2.6 बिलियन का। तो उस हिसाब से इनने बोला कि भैया ठीक है, अब इनकी इकोनॉमी समझ जाएगी। वहां पर ये चीज देखने को नहीं मिली। आगे जाके इनकी इकोनॉमी फिर से डाउन ही चल रही थी। फिर इन्होंने क्या करा, 2016 में महिंद्रा राजपक्षे जी ने एक और लोन लिया। कौन सा लोन लिया? 1.5 बिलियन का। किससे? वही आईएमएफ से। तो भैया आईएमएफ आपको लोन दे रही है तो भाई इंटरेस्ट भी, भले कम इंटरेस्ट पर लोन देती है लेकिन इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। तो यहां से श्रीलंका की कंडीशंस हुई, कहां से? यहां आईएमएफ से लोन लिया था तो यहां से कंडीशन हुई श्रीलंका के कर्ज में जाने की, डेप्थ में जाने की, ठीक है। तो यहां हमने देखा, अब भैया ये आए, ठीक है। अब क्या हुआ, आईएमएफ के जो पैकेजेस थे उसके आधार पर श्रीलंका की इकोनॉमी चल रही थी। अब देखो श्रीलंका की इकोनॉमी दो चीज पर निर्भर थी, एक कृषि, एक तुम्हारा था टूरिज्म, ठीक है, दो चीजों पर निर्भर थी। अब क्या हुआ 2019 में, यहां पर क्या हुआ, ईस्टर ब्लास्ट हुआ, ईस्टर ब्लास्ट। इसमें कितने लोग मारे गए? ये इसमें मारे गए 253 लोग। तो ईस्टर ब्लास्ट जो हुआ उसके कारण इनका जो टूरिज्म वाला बिजनेस था वो पूरी तरीके से ठप हो गया। तो ईस्टर ब्लास्ट ने कुल मिला के जो इकोनॉमी धीरे धीरे ग्रो कर रही थी उसको एकदम खड्डे में डाल दिया। जो टूरिज्म सेक्टर था वो एकदम से नीचे गिर गया। अब यहां पर बची क्या? कृषि। और इन्होंने फिर चाइना से भी लोन लिए, जो आपको पता होगा हम्बनटोटा पोर्ट इन्होंने चाइना को बेचा। लास्ट में ये लोन की भरपाई ना कर पाए, इसके लिए इन्होंने साइन क्या करा कि भैया 99 साल के लिए, 99 ईयर्स के लिए हम हम्बनटोटा पोर्ट आपको देते हैं। तो वैसे भी आपने अगर अपनी जमीन किसी विदेशी को दे दी तो आपके जो नागरिक है ना, आपको नेता स्वीकार करने से भी मना कर देंगे। तो वही कंडीशंस यहां बनने पे आ गई, ठीक है। तो 2019 में ये सब कंडीशन का फायदा उठाकर महिंद्रा राजपक्षे के जो भाई हैं गोटाबाया राजपक्षे, ये चुनाव जीते और क्या बने? प्रेसिडेंट बने। अब भैया आपने भी देखा होगा कि 2020 में कोरोना आया, ठीक है। तो उस कोरोना काल में श्रीलंका की इकोनॉमी और ज्यादा डाउन हुई। और एक और बहुत ही बड़ा निर्णय गोटाबाया राजपक्षे की गवर्नमेंट ने लिया कि 2021 में हम फर्टिलाइजर जो होते हैं, फर्टिलाइजर आयात करना, इंपोर्ट करना पूरी तरीके से बंद कर देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे? हम ऑर्गेनिक कृषि करेंगे। तो ये जो एक निर्णय था ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का, इसका विरोध इनके किसानों ने भी करा। लेकिन गोटाबाया राजपक्षे चाहते थे कि हम ऑर्गेनिक कृषि करें और एनवायरमेंट को बचाएं। ये जो निर्णय था, जो इनके ताबूत में, श्रीलंका की इकोनॉमी के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। और उससे इनकी जो कृषि सेक्टर, जो लास्ट में सेक्टर बचा हुआ था, जो इकोनॉमी को थोड़ा थोड़ा धक्के से चला रहा था, वो भी डाउन में चला गया। तो इस तरीके से श्रीलंकन इकोनॉमी आज की डेट में बहुत ज्यादा डेप्ट में है, ठीक है। ये इंडिया से मदद मांग रहे हैं, चाइना से मदद मांग रहे हैं, क्वाड से मदद मांग रहे हैं, सारे देशों से मदद मांग रहे हैं कि भैया हमारी आप मदद करें, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या मदद हो सकती है श्रीलंका की। ठीक है, श्रीलंका की हेल्प हो सकती है क्या? ऐसा कुछ था। तो यहां पर बात यह है कि हम्बनटोटा ये दे चुके हैं, ठीक है। और इंडिया जापान 2021 में ही इनने एक जो क्षेत्र था, श्रीलंका का एक और पोर्ट था, ईस्ट कंटेनर टर्मिनल, इसको बनाने के लिए
श्रीलंका ने बोल दिया है कि इंडिया जापान आप आइए, इसको बनाइए, लेकिन इसकी ऑनरशिप जो है ना 49% रहेगी इंडिया जापान के पास और 51% रहेगी किसके, श्रीलंका के पास। तो ऑन यही करेगा, अपनी जमीन किसी और को नहीं देने वाले। तो इसलिए इनकी जो जनता है वो इस निर्णय को सपोर्ट करती है कि हमारी जमीन हमारे पास ही रहेगी। तो अब ये जो सारी पोर्ट हैं ये श्रीलंका को कैसे विकसित करेंगे, तो वही चीज है, विकसित करने के लिए इन्हें लोन की आवश्यकता है। इस टाइम पे इंडिया बहुत सारा लोन इनको दे चुका है। आज की डेट में इंडिया क्रूड ऑयल इनको भेज रहा है, फूड इनको भेज रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी भेजेगा, आगे जाके आप देखिएगा इलेक्ट्रिसिटी भी वो यहां पर देने वाला है इंडिया। बहुत सारा लोन इनको दे चुका है। वैसे भी फिजिकल डेफिसिट यहां पर देखने को मिल रहा है, मुझे नहीं लगता ये लोन वापस आने वाला है, लेकिन श्रीलंका को बचाना बहुत जरूरी है। 22 मिलियन का अभी तक लोन दे चुका है इंडिया श्रीलंका को, 22। अब क्या श्रीलंका की हेल्प सिर्फ इंडिया ही कर सकता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। श्रीलंका की हेल्प आपने देखा कि जापान भी कर रहा है, और महत्वपूर्ण अगर कोई हेल्प कर सकता है तो क्वाड कर सकता है। क्वाड में कितने देश हैं? 4 देश हैं। कौन कौन? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। ठीक है, ये 4 देश मिलकर ही श्रीलंका की हेल्प कर सकते हैं। और जो चाइना की पॉलिसी है, कौन सी? चाइना, साउथ चाइना सी। और वही बात है कि चाइना की जो पॉलिसी है सारे देशों पर एक कर्जा चढ़ाने की, डेब्ट चढ़ाने की, कि आपको कुछ भी चीज बता के कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और कर्जा चढ़ा देते हैं, और लास्ट में उनकी चीजें, उनकी जमीन हत्या लेते हैं, उनकी जगह हत्या लेते हैं, और अपना एक आर्मी का जो सेंटर होता है वहां पर बना देते हैं, आर्मी या नेवी का सेंटर बना देते हैं। क्योंकि साउथ चाइना सी पर चाइना पूरी तरीके से राज करना चाहता है, और उसी को काउंटर करने के लिए क्वाड बना है। और क्वाड अगर यहां पर हेल्प करना चाहेगा अपने फंड, पहली बात तो उनको क्वाड को अपना एक फंड बनाना पड़ेगा, एक बैंक अपनी बनानी पड़ेगी, या फिर यहां से कोई एक पैकेज निकालना पड़ेगा। विदाउट बैंक भी पैकेज निकल सकता है चारों कंट्री के द्वारा, श्रीलंका के लिए स्पेशल पैकेज। तो श्रीलंका इस चीज से बाहर आ सकता है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइएगा कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। ऐसे ही नॉलेजेबल लेक्चर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।